तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th बायोलॉजी के टॉप 5 यानी कि 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, ये आपके बायोलॉजी के पेपर में 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी कि आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दोनों को पढ़ने वाले हैं। जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छाप देना, 10 से 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी प्रूफ क्या है, आप कैसे कह सकते हो कि यही क्वेश्चन आएंगे? तो आप खुद ही देख लो भैया, आपके सामने सारे क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं। अब देख लो ये कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, डेट के साथ दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, समझ लो कि बायोलॉजी में 10 से 15 नंबर आपका मिस हो गया। तो आज हम देखो कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम अपने चैप्टर 6 के बाद वाले जो चैप्टर है ना, उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। 2015, 17, 18, 19, 22, 23 में आ चुका है, 26 में आएगा। और एक चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, आपके बोर्ड एग्जाम में जो 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 36 नंबर के आते हैं और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो 15 नंबर के। यानी कि टोटल मिलाकर कितना हुआ? 51 नंबर के क्वेश्चन आपके सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भैया। वैक्सीनेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। सबसे स्पेशल क्वेश्चन। फिर निम्न पर टिप्पणी लिखिए डेंगू बुखार और फाइलेरियोसिस। देखो आज हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के जितने भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, सबको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपको रेगुलर देता रहूं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ते हैं, भैया आपके वीडियोस मिस हो जाएंगे, प्रॉब्लम आप ही को होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। 2015, 17, 18, 19, 22, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? देखो हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो रोग जनकों से लड़ता है। जब भी कोई रोग जनक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है ना, वो प्रतिरक्षा तंत्र उसको रोकता है। जब नहीं रोक पाता है, बहुत प्रयास करता है, तब जाकर वो रोग जनक अंदर आ जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे अंदर होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करने से हमारी रक्षा करता है। तो देखो प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता क्या है, समझ लो। ध्यान से समझना भाई, बायोलॉजी है, ज्यादातर आपको लिखा हुआ ही मिलेगा। देखो सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा कह सकते हैं या असंक्राम्यता कह सकते हैं। मतलब कोई भी रोग का रोग जनक जब हमारे अंदर प्रवेश करता है ना, तो प्रतिरक्षा जो है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको रोकता है। इसी को प्रतिरक्षा, प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता कहते हैं। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखो, तथा जिस प्राणी में यह शक्ति होती है वो रोध क्षम या प्रतिरक्षित या असंक्राम्य कहलाता है। जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है, उनमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को चेचक हो गया है ना एक बार, तो जीवन भर फिर उसको चेचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस
पार्टिकुलर रोगजनक को पहचान लेता है। जब दोबारा चेचक के विषाणु हमारे अंदर आने लगते हैं ना, तो वो उसको निष्क्रिय कर देता है। जैसे देखो यहां पे लिखा है, आप इसको नोट करते हुए भी चलिएगा, अभी मैं लास्ट में नोट करवाऊंगा। इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, जो असंक्रमित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती। ठीक है, मतलब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि दोबारा जब वो वायरस हमारे अंदर संक्रमण करेगा ना, तो उसको रोक सकते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र का काम है। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। मतलब हमारे रुधिर में, हमारे खून में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं ना, कि अगर वही विषाणु दोबारा हमारे शरीर में आने का प्रयास करेगा तो वो रोका जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यही शक्ति शरीर में रोग न होने देने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोध करती है। अतः यह रोग रोधक क्षमता ही प्रतिरक्षा, असंक्राम्यता अथवा प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। बस यही होता है भैया प्रतिरक्षा। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो देखो ध्यान से, थोड़ा 3 नंबर में लिख रहे हो, थोड़ा सा तो बड़ा लिखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरा लाइन उठाकर लिख दो, थोड़ा बहुत कम भी लिखोगे चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, रूस के वैज्ञानिक एली मैचनिकॉफ ने सर्वप्रथम 1884 में भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण के नाम से उन्होंने प्रस्तुत किया। अनेक बार लुई पाश्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा गया, मतलब के रूप में सम्मानित किया जाता है। मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो है ना, लुई पाश्चर जी हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए। यद्यपि अन्य लोग एमिल वान बेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बस इतना लिखना है, हो गया। चलो मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूं, आप सभी को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग बाद में नोट कर लेना, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फाइनली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो भैया, स्क्रीनशॉट ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं। बस प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, खासकर आप लोगों के लिए बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहीं से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैंने क्रैश कोर्स एक छोटा सा लॉन्च किया है, उसी में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर ज्वाइन करना है, अगर आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, अगर आपको लगता है अभी तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की या बहुत कम पढ़ाई की है ना, बने बनाए इंपॉर्टेंट नोट्स वीडियोस आपको मिलेंगे। फटाफट आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान से समझना। टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीका लगवाया जाता है, वैक्सीनेशन होता है, ये तो आपको पता होगा। वैक्सीन और वैक्सीनेशन तो आपको पता होगा। कोरोना में वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? ठीक है, वो टीका था, जो प्रक्रिया थी वो टीकाकरण था, काम खत्म, सिंपल सा। ठीक है, तो देखो हेडिंग डालेंगे टीकाकरण और लिखेंगे वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन यानी कि सेल सस्पेंशन होता है, अथवा ये कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। मतलब ये कोशिका के द्वारा ही उत्सर्जित एक उत्पाद होता है, एक प्रोडक्ट होता है, जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिरक्षक कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा हमारे अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे देखो, कुछ लोग थे जो कोरोना वायरस के संक्रमण से नहीं लड़ सकते थे, तो उनको वैक्सीन दिया गया ताकि वो उससे लड़ सके, उनका प्रतिरक्षा तंत्र उसको लड़ सके, प्रतिरक्षा बूस्ट हो। ठीक है, आगे देखो, वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार एक घोल होता है, एंटीजेंस का एक घोल होता है, जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है।
ठीक है, मतलब ये जो वैक्सीन होता है ना, ये एंटीजेंस का तैयार एक घोल होता है जो इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। आगे देखो, यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है और यही प्रक्रिया होती है टीकाकरण। सबसे पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकों में गौशीतला विषाणु यानी कि काउ पॉक्स विषाणु को चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। मतलब सबसे पहले 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक में गौशीतला विषाणु यानी कि काउ पॉक्स जो वायरस होता है उसको चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में उन्होंने उपयोग किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और एडवर्ड जेनर को ही प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, सांप के काटे जाने पर रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीवित वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। मतलब जब किसी को सांप काट लेता है ना तो उसको वेनम सुई लगाई जाती है। मान लीजिए मैं एक घटना बता रहा हूं, अगर किसी को भी सांप काट लेता है बाय द वे, ठीक है, तो उसको तुरंत जिला अस्पताल जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए वेनम है, एंटी वेनम, ठीक है, वो देंगे, लगा देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे देखो, अब देख लो टीके या वैक्सीन के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है भैया, तो देख लो ध्यान से। सामान्य ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट है जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। मतलब कुछ होते हैं जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन, कुछ होते हैं मृत प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन और कुछ होते हैं प्रतिजन के आविष से निर्मित वैक्सीन। ठीक है, और कुछ होते हैं मिश्रित वैक्सीन। बस यही इतने होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला है जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। देखो, इसमें जीवित जीवाणुओं या विषाणुओं को छीड़ीकृत करके घोल तैयार किया जाता है जो प्रतिजन युक्त होता है। इस प्रकार का वैक्सीन अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रविष्ट कराने से जीवाणु या विषाणु गुणन करके बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त उनका विष भी रहता है जिससे कि ये अधिक प्रभावशाली होते हैं तथा इनके प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरोध क्षमता अधिक लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। यही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अगला देखो, दूसरा है मृत प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। इसमें सूक्ष्म जीवों को मृत करके उनका घोल इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, मतलब मृत करके। ठीक है, इसका प्रमुख लाभ यह है कि रोगजनक सूक्ष्म जीव रोग का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है, अतः टीकाकरण के बाद इसके दुष्प्रभाव बहुत कम दिखाई देते हैं। ये वैक्सीन जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है। जैसे जो जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन है ना, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है कंपेयर टू मृत प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन से। तीसरा, प्रतिजन के आविष से निर्मित वैक्सीन। कुछ रोगजनक जीवाणु जो वही आविष उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रतिजन से अलग करके केवल यह आविषाभ के रूप में शरीर में प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी एवं प्रति आविष के निर्माण में के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। बस यही लिख दो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, मौका है। अगला देखो, इस श्रेणी में टिटेनस एवं टाइफाइड के वैक्सीन आते हैं जो इन रोगों के बचाव हेतु बहुत सरल एवं सुरक्षित साधन होते हैं। चौथा और लास्ट है मिश्रित वैक्सीन। देखो, कभी कभी दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगजनक सूक्ष्म जीव अथवा प्रतिजनों के मिश्रण से एक वैक्सीन तैयार किया जाता है। इसमें सभी वैक्सीन मिलाकर एक वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। मतलब मिश्रित वैक्सीन का मतलब सारे वैक्सीन को मिलाकर एक वैक्सीन बनाया जाता है जिससे कि इसमें सभी वैक्सीन के गुण आ जाते हैं और शीघ्र ही कई रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण जैसे डिप्थीरिया, कुकर या काली खांसी, ठीक है, टिटेनस वैक्सीन। उसके बाद में डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस वैक्सीन DPT। ठीक है, बस यही लिख दो, काम हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये था टीकाकरण। टीकाकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई बायोलॉजी है, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बोरिंग है, मतलब थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, आप पढ़ाते जा रहे हैं। देखो बायोलॉजी में कोई चीज बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, अगर एक बार आप अच्छे से देख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कोई फिजिक्स नहीं है कि मैं बैठ के भाई न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा या फिर फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। ये बायोलॉजी है, यहां पे सब कुछ सीधा सीधा होता है। तीसरा देखो, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारण एवं रोकथाम का उपाय लिखिए। भैया 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए 3-3 नंबर में आते हैं, अब हम 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर वाले और 3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 5-5 नंबर वाले, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो, संक्रामक रोग क्या होता है पहले ये जान लो। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब कुछ ऐसे रोग होते हैं ना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं संपर्क से, वो होते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। आगे देखो, जैसे न्यूमोनिया, एग्जाम्पल इसका संक्रामक रोग का न्यूमोनिया। इसका कारक क्या है, देखो यह रोग मुख्यतः शिशुओं व वृद्ध जनों में होता है, परंतु अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है। फेफड़ों में होने वाला यह संक्रामक रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से होता है। मतलब न्यूमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई या व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणुओं से होता है। इनके अतिरिक्त स्टेफाइलोकोकस पायरोजिन्स, क्लीसिला न्यूमोनियाई तथा चेचक व खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु व माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के कारक हो सकते हैं। भाई ये सब रोग का कारक है, ठीक है। आगे देखो, न्यूमोनिया 2 प्रकार का होता है। विशिष्ट न्यूमोनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। ये रोग सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। दूसरा द्वितीयक न्यूमोनिया, ये इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होता है। ये रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े इस रोग से पूर्व प्रभावित होते हैं, ठीक है। बस ये लिख दो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगला देखो, लक्षण क्या है न्यूमोनिया का। रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होती है, बाधा होती है। रोगी को तीव्र सर्दी लगती है, भाई ठंडी वंडी लगती है। रोगी को तीव्र ज्वर भी होता है, तेज बुखार भी होता है, और रोगी की भूख मर जाती है, भाई भूख भी नहीं लगती। ये इसके लक्षण हैं। आगे देखो, अगला दूसरा देख लो, रोकथाम के उपाय क्या है। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, जो संक्रमित हो न्यूमोनिया से उससे दूर रहने तो आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्म वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, घर तथा पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। चलो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा रोग है जुकाम या सामान्य जुकाम, सामान्य ठंड। भैया जुकाम भी होता है, अगर हमें है ऐसे किया मैंने ना, तो अगर पास में कोई बैठा है उसको भी हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। देखो कारक, ये अति संक्रामक रोग पिकोवायरस समूह के राइनोवायरस द्वारा होता है। यह विषाणु जल की कणिकाओं तथा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है। मतलब जल की कणिकाओं ऐसे छींकोगे, वो जाकर पड़ गया, किसी के संपर्क में आ गया, उसको हो जाएगा, ठीक है। या नाक जो बहता है उससे हो जाता है। लक्षण देखो, आंखों तथा नाक में पानी आना, खांसी तथा बुखार आना, हाथ पैर व कमर में दर्द रहना, बेचैनी रहना व शरीर का कमजोर हो जाना, ये सब है, ठीक है। रोकथाम के उपाय देख लो। इस रोग से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। रोगी को खांसते या छींकते समय रुमाल से मुंह ढक लेना चाहिए। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए। अगर मतलब किसी को जुकाम है, वो जो वस्तु उसने यूज किया वो आपको नहीं करना चाहिए। टाइफाइड भी इसी के अंतर्गत आता है, देखो ध्यान से। यह संक्रामक रोग नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। इसे साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड, ये ध्यान रखना। ये इसका रोगजनक है। मच्छर तो आते हैं, उसकी बात अलग है, ये रोगजनक है, ठीक है। देखो क्या, ये जीवाणु छोटी, यह संक्रामक रोग ग्राम निगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। इसे आंत में रहता है, वह रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, ठीक है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता तथा इसका जीवाणु संक्रमित भोजन, जल, मलमूत्र आदि द्वारा लोगों में पहुंच जाता है।
मक्खियां इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि के समय भी ये रोग अधिक फैलता है। ये रोग पूरे विश्व में पाया जाता है। प्रायः ये 1 से 15 वर्ष के बालिकाओं में ज्यादा होता है, बालकों में, ठीक है, बालक बालिकाओं में दोनों में। लक्षण: रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है जिसको टाइफाइड हो गया, भूख नहीं लगती तथा आंतों में परेशानियां होने लगती हैं। इसके साथ साथ रोगी की नाड़ी धीमी हो जाती है तथा शरीर पर चमकीले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। 5वां, कभी कभी रोगी की आंतों से रक्त स्रावित होने लगता है। सही समय पर उपचार ना होने पर रोगग्रस्त व्यक्तियों में 10% की मृत्यु भी हो जाती है। अगर सही टाइम से उपचार नहीं हुआ तो 100% में से 10% व्यक्ति जो है मृत हो जाते हैं। बचाव के उपाय क्या हैं? खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखना चाहिए जिससे मक्खियां जीवाणुओं को खाने तक ना ला सकें। रोगी को हवादार तथा रोशनी युक्त कमरे में रहना चाहिए। रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। जल व अन्य पदार्थों को उबालकर प्रयोग में लेना चाहिए। बाजार के खुले खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए तथा कीटनाशकों का नियमित छिड़काव करना चाहिए। 6वां, टीएबी के टीके लगवाने चाहिए। बस हो गया, ठीक है, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो रोग का उपचार क्या है। इस रोग की जांच बिडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आता है टाइफाइड रोग मतलब बिडाल टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? भैया टाइफाइड के लिए। जब किसी को टाइफाइड होता है ना, बिडाल टेस्ट कराकर टेस्ट किया जाता है। इस रोग में क्लोरोमाइसिटिन, एम्प्लिसिन व क्लोरोफेनिकोल नामक दवाइयां लाभदायक होती हैं। अब रोगी के शरीर से पित्ताशय को निकालकर भी रोगी का उपचार किया जाता है, ठीक है, बस हो गया। अब देखो असंक्रामक रोग की बात कर लें। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते असंक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते, संक्रमण मतलब संपर्क से, वो होते हैं असंक्रामक रोग। जैसे एलर्जी कारक, हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों जैसे पराग, चिचड़ी, कीट आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनके संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है। यही एलर्जी है। कुछ लोग क्या होता है, धूल उल से उनको एलर्जी होती है। अगर ज्यादा धूल उड़ गया, उनके ऊपर पड़ गया ना, तो उनको एलर्जी हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, बहुत सारी चीजें हैं। लक्षण: हमारे शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं, शरीर में खुजली होती है, छींक आती है, नाक में से पानी बहता है, ये सब इसके लक्षण हैं। रोकथाम के उपाय: हमें नए स्थान पर जाते समय वहां की भौगोलिक दशा के अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। अर्थात यदि वहां धूल, पराग आदि अधिक होने की संभावना हो तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलना चाहिए। शरीर को पूरा ढककर बाहर निकलना चाहिए तथा एलर्जी हो जाने पर प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइडों जैसी औषधियों का प्रयोग भी करना चाहिए। बस भाई हो गया। दूसरा कैंसर, ये भी असंक्रामक रोग है, ऐसे नहीं फैलता है संपर्क से। देखो कारक, बहुत खतरनाक रोग है कारक। सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसर जन आदि कैंसर उत्पन्न करने के प्रमुख कारण हैं। लक्षण: कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं जो बढ़ती रहती हैं। भाई जब आपको पता है, जब लोगों को पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, तो आखिर क्यों खाते हैं? यही सबसे बड़ी गलती है। रोकथाम के उपाय: कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, ठीक है, देखो ध्यान से, रोकथाम के उपाय, ये देखो, कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आजकल कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। बस हो गया भाई। कैंसर के कई चरण होते हैं, जैसे स्टार्टिंग चरण में है तो हो सकता है जल्दी सही हो जाए, अगर ज्यादा बढ़ गई है बात तो प्रॉब्लम होगी भाई। कैंसर से मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता, वो इतने अज्ञानी होते हैं ना कि पहले पता नहीं चलता कि कैंसर है, इनको बाद में प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया है, 5 नंबर में लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। तो चलो देखते हैं। मलेरिया सुना होगा नाम, रोगजनक। मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। मतलब ये प्लाज्मोडियम इसका रोगजनक है, प्लाज्मोडियम के कारण ये होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब
प्लाज्मोडियम की कई जातियां हैं, इन्हीं के कारण मलेरिया होता है। कुछ लोग कहेंगे मच्छर काटने से होता है, भैया मच्छर वाहक होता है, वो रोगजनक को मनुष्य तक लाता है, ठीक है, लेकिन मेन रोगजनक यही होता है। देखो लक्षण, इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, ज्वर मतलब बुखार, रोगी को कब्ज हो जाता तथा जी में चलाता है, रोगी का मुंह सूखने लगता है, रोगी के सिर पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ये सब इसके लक्षण है, सिम्टम्स है। चलो आगे देखो भैया, ये सब है तो समझ लो मलेरिया हो गया भैया। अगला उपचार, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। कुनैन एक परंपरागत औषधि है। ये डच, ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की छाल के सत्व से ये बनाई जाती है। ये रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है, सभी स्टेजेस को ये नष्ट कर देगी। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियां जैसे एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, मैलोसाइड, मेलुब्रिन, नियाक्विन, रेशोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित हैं। पेलिड्रिन, मेपाक्रिन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमोक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रावस्थाओं को भी ये नष्ट करती है। मतलब ये सब दवाएं हैं, ठीक है, जो नष्ट करती है इसको। बचाव कैसे करेंगे भाई? बचाव व नियंत्रण, मलेरिया से बचाव व इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय। सबसे पहला, तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2-3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को तथा बतखों को पानी में छोड़ देते हैं तथा यूट्रिकुलोरिया जैसे पादपों को पानी में उगाते हैं। मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। भाई मच्छर के कारण होता है तो मच्छर के लिए जितनी व्यवस्था कर सको कर लो भाई। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और भी है डीडीटी, बीएचसी आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है, ये सब बैन है इंडिया में। पांचवा, क्लोरोक्विन, प्रामोक्विन, डाराप्रिम दवाओं का प्रयोग रोगी को स्वस्थ करने में सहायक होता है। छठवां, मच्छरों को दूर भगाने हेतु ऑल आउट तेल व क्रीम तथा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। भाई सबसे अच्छा है जब सो बढ़िया ऑल आउट लगा दो, ठीक है, क्रीम उरीम तेल वोल जो रखे हैं लगा लो और मच्छरदानी यूज करो, सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, पांचवा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ये सब में आ चुका है। तो चलो देखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार, फाइलेरियसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू बुखार जैसे मलेरिया है ना वैसे डेंगू बुखार भी है, और फाइलेरियसिस हो जाता है लोगों को, हाथी पांव, उनका पांव एकदम मोटा मोटा हो जाएगा। एक नॉर्मल है, एक बहुत मोटे मोटे हैं, मतलब इसको बोलते हैं फाइलेरियसिस। चलो डेंगू बुखार पहले जान लो, ये एक विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। किसी को डेंगू हो गया ना अगर, तो उसको ऐसा लगेगा ना हड्डियां हमारी टूट रही हैं, हड्डियों को ऐसा लगेगा टूट रही हैं भैया, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर, मतलब डेंगू बुखार एडीज मच्छर के कारण होता है, मादा एडीज मच्छर है। इस रोग का विषाणु फ्लेविरिडी कुल का सदस्य है जिसे फ्लेवायरस कहा जाता है। इसे आर्बो वायरस भी कहते हैं क्योंकि ये विषाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है। मतलब ये भी मच्छर लेकर जाते हैं इस उसको मादा एडीज। आगे देखो, डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स या सेरोटाइप में पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः DENB1, DENB2, DENB3, DENB4 में आदि कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में इसमें से किसी भी एक स्ट्रेन द्वारा संक्रमण हो जाता है तो उसे डेंगू बुखार हो जाता है तथा व्यक्ति इस स्ट्रेन के लिए जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है, किंतु दूसरे अन्य स्ट्रेन्स के प्रति प्रतिरक्षण न होने के कारण उनके द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। मादा एडीज दिन में मुख्यतः प्रातःकाल एवं सायंकाल मनुष्यों को काटती हैं। दिन में बचो भैया, मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषक है और मादा मच्छर इसका द्वितीयक पोषक है। मनुष्यों में लाकर ये मच्छर फैलाती हैं डेंगू, ठीक है। मनुष्य के शरीर में
मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में डेंगू विषाणु जो प्रवेश करता है और जो उसका लक्षण प्रकट होता है, इसके बीच जो समय होता है ना, उसको उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये 3 से 7 दिन, कभी कभी 10 से 12 दिन का होता है। डेंगू बुखार के लक्षण क्या है? डेंगू बुखार की 2 श्रेणियां। साधारण डेंगू बुखार, इसमें तेज ज्वर के साथ तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन आदि है। ठीक है, ये पहला लक्षण है। प्रचंड डेंगू बुखार, इसकी 2 अवस्थाएं निम्न है। डेंगू रक्तस्राव ज्वर, इसमें सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान में रक्तस्राव होना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना आदि इसके लक्षण हैं। भाई प्लेटलेट्स नहीं घटना चाहिए, अगर ये कम हो गया भाई तो टाइफाइड तय है। बी, डेंगू घातक लक्षण, इसमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता, बताओ भाई, तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी होना आदि इसके लक्षण हैं। ठीक है, अगला, डेंगू का उपचार कैसे करोगे? ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं है, इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सीय सहायता है। डेंगू बुखार में पैरासीटामॉल तथा दर्द निवारक एसिटोमिनोफेनॉन एवं कोडीन दिया जाता है। मैक्सिको की सनोफी फार्मा कंपनी ने एक वैक्सीन डेंगुआक्सिया तैयार किया, इसका प्रयोग बहुत जल्द भारत में भी शुरू हो जाएगा। डेंगू का रोकथाम कैसे करोगे? डेंगू के रोगजनक एवं उन्मूलन के लिए निम्न प्रमुख उपाय हैं। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करो, दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग, टंकी, मतलब दिन भर यही सब करें क्या? सोते समय मच्छरदानी, दिन में तेल क्रीम, ये सब क्या है भाई, इतना नहीं डरते हम। टंकी, कूलर, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके वाहक मच्छर अपने लार्वा स्वच्छ जल में ही देते हैं। मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाले कीटों का प्रयोग आदि उपाय किए जाने चाहिए। ये सब इसके उपाय हैं बचने के। खा है फाइलेरियोसिस, भैया ये क्यों होता है, कैसे होता है? तो देखो, ये रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। जैसे डेंगू जो था वो एडीज मच्छर, मादा एडीज के कारण था, ये क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। ये ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं, वह दूषित जल का प्रयोग किया जाता है। ये रोग एक निमेटोड बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होता है। मतलब ये रोग जो है ना, बाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी नामक परजीवी से होता है। ये इसका रोगजनक है, बाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टी। ठीक है, जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस परजीवी की जीवित व मृत दोनों अवस्थाओं से रोग हो जाता है। अगर ये जीवित अवस्था में है तो भी रोग उत्पन्न करते हैं, मृत अवस्था में है तो भी रोग उत्पन्न करते हैं। जीवित अवस्था में यह है एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है, इसे हाथी पांव भी कहते हैं। और अगर ये जीवित अवस्था में है तो ये एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करेगा, जिसे हाथी पांव कहा जाता है। ठीक है, फाइलेरियोसिस के लक्षण, इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं। शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार व शरीर में दर्द बना रहता है। लसिका नोड के ऊतक व अन्य अंगों जैसे यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि में सूजन आने से इनका आकार बढ़ जाता है। इन अंगों में सूजन आने व लसिका बहने से ट्यूमर बन जाते हैं। इस रोग की गंभीर अवस्था में टांग का आकार सूजकर बढ़ जाता है तथा इस अवस्था को हाथी पांव कहते हैं। इस रोग का संचरण क्यूलेक्स मच्छर द्वारा तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया की अवस्था में ये होता है। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किसी मनुष्य को काटने पर लार के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा शरीर में प्रवेश कर जाता है। तत्पश्चात यह रक्त व लसिका वाहिनियों में पहुंचकर वयस्क में रोग का संक्रमण कर देता है। रोकथाम, कंट्रोल कैसे करोगे? देखो, इस रोग से बचाव के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए तथा मच्छर के काटने से बचना चाहिए। वयस्क कृमियों को मारने के लिए आर्सेनिक से निर्मित दवा MSZ का प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मारने के लिए डाइमिथाइल कार्बोमोनोजाइन नामक दवाई प्रभावी होती है। क्या और भी है? शायद हाँ। संक्रामक लार्वा के लिए पैरामेलेमिनाइल फिनाइल
स्टीबोनेट का प्रयोग किया जाता है। भाई कैसे कैसे दवाइयों का नाम है, देखो फाइलेरिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने व फाइलेरियोसिस रोग की सूचना प्राप्त करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। बस हो गया, खत्म। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका फिनिश हुआ और फाइनली हमारा जो पूरा बायोलॉजी है वो इस वीडियो में फिनिश हो चुका है। तो आज का ये मैराथन क्लास, ये लॉन्ग क्लास कैसा लगा भाई? अच्छा लगा हो फटाफट वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।